नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के कृषि, किसान कल्याण, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा। बहुत नमस्कार सर, देश में ऐतिहासिक बजट आया है जो आज़ादी के इतने साल बाद पहली बार किसी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस बजट? 2019 का केंद्र सरकार का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है और देश के भविष्य को संवारने वाला है। इस बजट में सभी वर्गों के लिए ध्यान रखा गया है और विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान पर केंद्रित किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो सब आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए ज़रूरी है कि गांव में रहने वाला गरीब आदमी और किसान, उसकी ताकत बढ़े। जब उसकी ताकत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश की ताकत बढ़ेगी और देश को आगे बढ़ाने में हम लोग सफल होंगे। इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वह करने का पूरा प्रयत्न किया है। इस बजट में यह भी कहा गया है, जो पहले राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि आने वाले वर्षों में हम 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश खेती के क्षेत्र में करेंगे। यह घोषणा और यह दृष्टि इस बात को प्रदर्शित करती है कि भारत कृषि प्रधान देश है और अब कृषि को प्राधान्य सरकार की तरफ से भी मिल रहा है और कृषि को प्राथमिकता मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारी गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम आगे बढ़ने में पूरी तरह सफल हों। आपने सही कहा, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सर पिछले कई दशकों से ऐसा लगता है कि किसान और खेती संकट में है। क्या आपको लगता है ये बजट मील का पत्थर साबित होगा किसान को उस संकट से निकालने में? देखिए, जब हम कृषि प्रधान देश हैं तो आरंभ से ही हमारी प्राथमिकता कृषि होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पीछे अनेक वर्षों तक दुर्लक्ष्य होता रहा और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे खेती के प्रति जो रुझान बढ़ना चाहिए था वो कम होता गया और इसलिए आज बात चलती है कि खेती घाटे का धंधा है। और इस सच्चाई से भागने से काम नहीं चलेगा। इस सच्चाई से जूझकर किसान मुनाफे में आए, यह सरकार का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। और इस सच्चाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और उसका निराकरण हो सके इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। किसान की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए किसान परिश्रम करता ही है, लेकिन योजनाओं के माध्यम से सरकार के बजट का पैसा भी किसान के पास जावे, किसान को अपनी उपज का उचित दाम प्राप्त हो और इसके लिए सरकार पद्धति बनाए, योजना बनाए, उसका ठीक प्रकार से अमल हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई। इसके क्रियान्वयन से जैसे जैसे सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, हमारे देश में तेज़ी के साथ उत्पादन भी बढ़ रहा है, किसान की माली हालत में सुधार आ रहा है। किसान के सामने एक प्रश्न लंबे समय से खड़ा था। जब स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो उन्होंने कहा था कि फसल में जो लागत आती है उसका 1.5 गुना समर्थन मूल्य होना चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट लंबे समय तक रही, इस काम को नहीं कर सकी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
किसान की अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एमएसपी को 1.5 गुना किया। गत वर्ष भी उसका लाभ किसानों को मिला और इस वर्ष भी बजट से एक दिन पहले खरीफ की एमएसपी घोषित की गई, जो इसी आधार पर हुई। दूसरा, किसान के मामले में हमेशा सरकारें विचार करती रहीं उत्पादन केंद्रित। उस समय की आवश्यकता भी थी क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, तो उत्पादन केंद्रित विचार, उत्पादन केंद्रित रिसर्च और उत्पादन बढ़े, यह काम होता रहा। लेकिन आज आवश्यकता है इस बात की कि उत्पादन केंद्रित के बजाय हम अपने विचार को आय पर केंद्रित करें और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 14.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक आय सहायता पीएम किसान योजना के अंतर्गत देना आरंभ किया। एक तरफ एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, दूसरी तरफ 6,000 रुपये की सीधी सहायता किसान के खाते में जाने लगी। इससे किसान की आय बढ़ने का क्रम और बढ़ा। ठीक इसी प्रकार से किसान को भी सामाजिक सुरक्षा हो, इसलिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, उसका भी सृजन किया और कैबिनेट में निर्णय हो गया है, बजट में उसका प्रावधान हो गया है और अब वो भी आने वाले कल में अमल में आएगी। साथ ही साथ किसान की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से हम सिर्फ फसल का ही विषय देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ किसान को पशुपालन भी बढ़ाना चाहिए, मत्स्य पालन भी बढ़ाना चाहिए, मधुमक्खी पालन भी बढ़ाना चाहिए और इस पर फोकस हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पशुधन और मत्स्य एक अलग से विभाग बनाया, जिससे कि इस काम पर भी फोकस हो सके और ये संबंधित काम किसान के माध्यम से होंगे और किसान को भिन्न भिन्न योजनाओं में सहायता मिलेगी और वो बैंक से लिंक होगा, तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और हम सफ़ेद क्रांति को भी और तेज़ कर सकेंगे और नीली क्रांति को भी और तेज़ कर सकेंगे और किसान आगे बढ़ने में सफल हो सकेगा। सर, ये जो दो चीज़ें ख़ास तौर पर हैं, जिसमें एक किसानों का पेंशन योजना और एक जो 6,000 रुपया सालाना देने की योजना है, इससे आपको क्या लगता है कि कितना कॉन्फिडेंस किसान में बिल्ट होगा? क्योंकि आज खेती ऐसा कारोबार है जिसमें लोग आना नहीं चाहते बल्कि इसको छोड़कर जाना चाह रहे हैं, तो उससे क्या वापसी होगी? नए पीढ़ी के लोग, नौजवान उसमें आना पसंद करेंगे? दो चीज़ें होती हैं। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक तो उस काम में मुनाफा दिखाई देना चाहिए और दूसरा सम्मान दिखाई देना चाहिए। दिक्कत क्या हुई, पिछले अनेक वर्षों में किसान को अन्नदाता तो सबने कहा, लेकिन दाता के अनुरूप उसको सम्मान किसी ने नहीं दिया और उसकी तरफ कभी सीधा फोकस सरकारों का नहीं रहा और मुनाफा भी जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। एमएसपी भी घोषित होती रही लेकिन खरीद करने का क्रम होता ही नहीं था। मुझे ध्यान है 2014 में जब हम यहाँ सरकार में आए थे तो समर्थन मूल्य पर जो खरीद थी वो 4,000 करोड़ रुपए की होती थी। इन 5 सालों में खरीद का प्रतिशत बढ़ा है और अब 40,000 करोड़ रुपया खरीद में इन्वेस्टमेंट होता है। 10 गुना वृद्धि। 10 गुना वृद्धि हुई है। मतलब जब 4,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी तब मध्य प्रदेश सर्वाधिक करता था। बहुत सारे प्रांत इसके लिए अवेयर नहीं थे। मंडियों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब सरकार की प्राथमिकता पर खेती आई तो निश्चित रूप से किसान का सम्मान भी बढ़ा, किसान के लिए योजनाएं भी बनी, किसान के लिए सुरक्षा भी बढ़ी।
अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो पहले भी थी, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाता था। आज बीमा योजना को पुनर्गठित मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से अब काफ़ी पैसा किसानों को मुआवजे के रूप में मिलता है यदि नुकसान होता है तो। लेकिन इससे भी प्रधानमंत्री जी को संतोष नहीं है और वो चाहते हैं कि फसल बीमा योजना को और रिव्यू किया जाए, इसको और पारदर्शी बनाया जाए और यह किसानों के लिए और लाभप्रद हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी बहुत तेज़ी के साथ विचार कर रहे हैं। ये जो किसान फसल बीमा योजना की आपने बात की, उसमें कुछ खामियां ज़रूर आपके ध्यान में आई होंगी सर, काफ़ी उसका जिक्र भी हुआ है। उनको दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। और दूसरा, जो किसी की फसल अगर सुखाड़ से, बाढ़ से या अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से ख़राब होती है तो उसको जो मुआवजा राशि दी जाती है सर, उस पर भी क्या कोशिश की जा रही है राज्य सरकारों के साथ मिलकर के वो और आसानी से किसान तक पहुँचाई जाए? देखिए, क्या है कि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पुनर्गठन किया गया तो उसके पीछे कोशिश यही थी कि किसान को नुकसान की भरपाई हो पाए। अब एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी है, एक तरफ राज्य सरकार है और हम लोगों को और राज्य को मिलकर प्रीमियम देना है। किसान को तो 1.5 और 2% खरीफ और रबी में देना है। तो प्रीमियम की राशि देना एक पक्ष है, लेकिन प्रमुख रूप से इस योजना को क्रियान्वित करने में इंश्योरेंस कंपनी और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को अपने लोगों को फैला कर रखना है जिससे कि वो फसल का आकलन कर सकें, नुकसान हो तो नुकसान का आकलन कर सकें। और मुख्य रूप से राज्य सरकारों के जो कृषि क्षेत्र और रेवेन्यू क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, यदि प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल का नुकसान होता है तो वो पाई का हिसाब करें, सर्वे करें और कंपनी के सामने अपना दावा प्रस्तुत करें कि हमारे किसान का इतना नुकसान हुआ है। वो दोनों कंपनी और उनके आंकड़े मिलते हैं तो कंपनी मुआवजा दे देती है। अगर राज्य सरकार और कंपनी में किसी भी प्रकार का मतभेद होता है तो विषय केंद्र सरकार के पास आता है तो उसका निराकरण किया जाता है। अभी तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा पैसा किसानों को मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें अभी कुछ कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर विचार कर रहे हैं और कुछ दिन में परिवर्तन भी हम लोगों को दिखेगा। देश भर के कृषि मंत्रियों की इसी निमित्त मैंने बैठक भी बुलाई है। मैं उनके साथ भी विचार विमर्श करने वाला हूं कि आपको क्या कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आपका क्या सुझाव है। सर, अगर वापस बजट पे आके बात की जाए तो दो खास बात जो इस बजट में देखने को मिली कि एक तो वित्त मंत्री ने कहा कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया जाए, दूसरा 10,000 नए उत्पादक संगठन बनाए जाएं। इस पर थोड़ा सा अगर आप तफसील से बता सकें सर, ये इनमें क्या रहेगा? देखिए, अन्नदाता अगर ऊर्जादाता बनेगा तो निश्चित रूप से उसका सम्मान भी बढ़ेगा और उसकी आय भी बढ़ेगी। और इस दृष्टि से ऊर्जा मंत्रालय ने स्कीम बनाई है और उन स्कीमों पर काम प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि एक किसान है, उस किसान की ज़मीन पठारी है और वो कुछ बहुत अच्छी फसल उसमें नहीं कर पा रहा है, तो कोई भी किसान अपने खेत पर किसी भी डेवलपर से बातचीत करके और सोलर ऊर्जा पैदा कर सकता है और उसको खरीदने की भी सरकार ने व्यवस्था बनाई है। तो इससे किसानों की आय सुनिश्चित भी होगी और आय बढ़ेगी भी। इस दिशा में सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और निश्चित रूप से इसके परिणाम आने वाले कल में आने वाले। इसके अलावा सर, अगर हम बात करें कि जो तकनीक है, तकनीक का विस्तार प्रधानमंत्री लगातार जोर देते रहे हैं कि किसानी के लिए तकनीक का विस्तार किया जाए।
उसमें आप लोगों ने ई नाम, ई मंडी, इस तरह के कई कॉन्सेप्ट पिछले 5 साल में लेके आए। तो उसको और कैसे कृषि को विज्ञान आधारित बनाने की कोशिश की जा रही है? एक चैनल भी पहली बार जब किसानों के लिए डेडिकेटेड चैनल आया हो, तो उसका लाभ आपको देखने को मिल रहा है कि देश में जो किसान है उसको उसका लाभ मिल रहा है? देखिए, आज के समय में सभी क्षेत्रों में तकनीक की आवश्यकता है। तकनीक का उपयोग हमारे समय की बचत करता है, हमारे आय बढ़ाने में मदद करता है, पारदर्शिता लाने में मदद करता है और कम ऊर्जा व्यय हो, अधिक परिणाम आए, इस दिशा में टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में भी ये होना आवश्यक है और पहले से इसका प्रयोग हुआ भी है और वो सफलीभूत भी हुआ है। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं दूँ आपको कि आज मुख्य रूप से सबके सामने पानी का संकट है। प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण के लिए देश के 2.5 लाख सरपंचों को पत्र भी लिखा है। मन की बात में भी उन्होंने आह्वान किया है कि जल ही जीवन है, इसको हमें बचाना चाहिए। तो जल को बचाने का सिर्फ इतना ही कार्यक्रम नहीं है कि वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया जाए और कहीं तालाब और पोखर बना दिया जाए। जब जल की सेविंग करना है तो उसके अनेक आयाम हैं और टेक्नोलॉजी से भी इसका जब मेल हो जाता है तो निश्चित रूप से जल को बचाने में मदद मिलती है। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है तो तकनीक का ही प्रयोग है, तो जल को बचाने में मदद मिल रही है। इसी प्रकार से खेत में अभी आमतौर पर किसान को ये रफ़त पड़ी है कि अगर पानी की उपलब्धता है तो पहले उसका खेत पूरा लबालब भर जाए, जबकि उतने पानी की खेत में ज़रूरत है नहीं। तो अगर वो टपक सिंचाई का उपयोग करे, स्प्रिंकलर का उपयोग करे, तो निश्चित रूप से वो पानी की बचत कर सकता है और कम पानी में अपने उत्पादन को भी अधिक बढ़ा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ है और इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने में सरकार पूरी तरह किसानों को मदद कर रही है। इसी प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रधानमंत्री जी ने अभियान के रूप में लिया। सॉइल हेल्थ कार्ड देश में लगभग 12 करोड़ किसानों का हेल्थ चेकअप करके ज़मीन का और उनको कार्ड दिलवाने की कोशिश की गई है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। ये जो विधा है, इस विधा का उपयोग करने के लिए किसान के मन में उत्कंठा होनी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग का मामला है, अगर सॉइल टेस्टिंग की रफ़त किसान को पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से वह यह भी तय कर पाएगा कि उसकी भूमि किस फसल के लिए इजाज़त दे रही है, उस भूमि में इस फसल के लिए कितने पानी में काम चल जाएगा, कितना रासायनिक उर्वरक उसको इसमें लगाने की ज़रूरत है, कितना पेस्टिसाइड लगाने की ज़रूरत है। तो जब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो निश्चित रूप से जल की बचत भी होगी, कृषि की लागत की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हर वर्ष यह हरियाणा और इन राज्यों में वो फरारी जलाने वाला विषय होता था, तो दिल्ली में एकदम धुंध हो जाता था। तो अभी पिछले साल से जब हम लोगों ने शुरू किया कि भाई फरारी को नष्ट करने के लिए जो उपकरण हैं, उन उपकरण को हम सब्सिडी देंगे, लेकिन वो उपकरण आएँ और उनका उपकरणों का उपयोग हो और फरारी जलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब उसमें सुधार आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग खेती में हुआ तो निश्चित रूप से वो फ़ायदा हो गया। अब वो जो वेस्ट है, वो वेस्ट अगर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो दोगुना फ़ायदा होगा। अभी वो जलकर बेकार हो रहा था, उसको किसान का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, अब वही वेस्ट अगर खाद बन गया तो किसान के लिए एक अतिरिक्त इनकम का साधन हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में, तो मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि तकनीक का जितना भी बेहतर उपयोग वो खेती के मामले में कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए और सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करने की ललक उनके मन में पैदा होनी चाहिए और हेल्थ चेकअप के बाद जो रिकमेंडेशन आती हैं उनके अनुसार खेती करें तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा।
एक मुझे ध्यान आता है सर कि काफ़ी साल पहले मुश्किल होता था यूरिया लेना, लोग लाइन में लगते थे, पुलिस डंडे मारती थी। धीरे धीरे ख़त्म हुआ। आप जब नई सरकार आई मोदी जी की, तो उसके बाद नीम कोटेड यूरिया आया। आज यूरिया के लिए लाइन नहीं लगती है सर, लोगों को घर में यूरिया आसानी से मिल जा रहा है। तो लेकिन पिछले 50-60 साल में एक भी नया कृषि के लिए रिसर्च सेंटर नहीं खोला गया। पिछले 5 साल में 2 खोले गए हैं। तो ये भी आपको लगता है कि बड़ी तकलीफ रही है किसानों के लिए आगे ना बढ़ पाने की? ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि रिसर्च इसमें नहीं हो पाए हैं। ये बात सही है कि रिसर्च हुई तो है, बिल्कुल नहीं हुई ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान होने चाहिए थे, उनका कहीं ना कहीं अभाव रहा है। मोदी जी ने लगभग इस पर सर्वांगीण क्षेत्र में ध्यान दिया, तो आज हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ अनुसंधान हो रहा है, और उन अनुसंधानों के कारण हम अपना उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, और हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर पा रहे हैं, और दुनिया में भी भारत की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ रही है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, और इस दौरान बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। नए नए बीज विकसित किए हैं, उसके कारण उत्पादन भी बढ़ा है। जैविक के क्षेत्र में भी हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किए, उसके भी परिणाम अच्छे आए हैं। वर्षा आधारित जो क्षेत्र है, उसके लिए भी नए बीज विकसित किए गए हैं, जो एक पानी में ही अच्छी फसल का उत्पादन दे सकें। तो इस दिशा में मैं समझता हूँ कि अब रिसर्च पर पूरा ध्यान है, और रिसर्च तेज़ी के साथ हो रही है। उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में कंट्री को मिलेगा। सर, 2022 का जो लक्ष्य रखा गया है किसानों की आय दुगनी करने का, कि आपको उम्मीद है कि वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा? और क्या सरकार ने किसानों की और खेती की मुख्य समस्याएं, अगर 8-10 समस्याएं कही जाए, वो चिन्हित कर ली हैं? किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के उपाय केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कर रही हैं। साइंटिस्ट का और किसानों का भरपूर इसमें योगदान है, और मुझे विश्वास है कि जिस गति से प्रधानमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं, और जिस गति से सरकारें काम कर रही हैं, और किसानों को मार्गदर्शन मिल रहा है, किसान तो पसीना बहाने को पहले भी तत्पर था और आज भी तत्पर है, उसके अनुसार मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ इस लक्ष्य को 2022 तक हम प्राप्त करने में सफल हों। सर, आपके पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज भी जो बड़े अहम महकमे हैं, तो पंचायतों को अधिक मजबूत बनाने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है? और ग्रामीण अंचल में खासतौर पर जो सड़कें हैं, क्योंकि अटल जी की सरकार में ये शुरू हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसका अभी क्या स्टेटस है? कितना पहुंच गया है? कहां तक पहुंच पाना बाकी है? पंचायती राज संस्थाएं ये देश का बड़ा नेटवर्क है, और एक तौर से हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि ये संपूर्ण स्थानीय सरकार है। देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं। पहले 2.5 लाख पंचायतों को 5 वर्ष के लिए 60,000 करोड़ रुपया फाइनेंस कमीशन से मिलता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, इसलिए इस राशि को बढ़ाना चाहिए। और 14 फाइनेंस कमीशन में जो अनुशंसाएं थीं उनको पूरा माना गया, और उनको जब लागू किया गया तो अब मोदी सरकार में 2,292 करोड़ रुपया 5 साल के लिए पंचायतों को खर्च करने को मिलता है विकास के लिए। मतलब कुल मिला के ये 13 फाइनेंस कमीशन से 14 फाइनेंस कमीशन, ये लगभग तिगुना है। दूसरा, पहले पंचायतों में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट प्लान नहीं होता था। उनके पास जो राशि जाती थी तो उन्होंने कहा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसे ही हो जाता था। अब हम लोगों ने डेवलपमेंट प्लान बनाने पर बल दिया है, और मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्ष 2,44,000 पंचायतों ने हमको GPDB बना के
दिल्ली में अपलोड किया हमारे पोर्टल पे। लेकिन जब देखा गया तो ये अंदाज़ा आया कि दबाव था, इसलिए कुछ भी बना के भेज दिया गया। इसलिए फिर हम लोगों ने दोबारा से कोशिश की और राज्यों को कहा कि ये जीपीडीपी ठीक नहीं है, जीपीडीपी को इस ढांचे में बनाना चाहिए। गांव की सर्वांगीण प्रगति और गांव की सर्वांगीण आवश्यकता और गांव में काम करने वाली पंचायत का सर्वांगीण विचार, इसके इर्द गिर्द, मतलब सिर्फ एक नाली बनाना ही सरपंच का काम नहीं है। गांव में वैक्सीनेशन भी हो, यह भी गांव के सरपंच का काम है। हर बच्चा स्कूल जाए, यह भी मॉनिटर करने का काम सरपंच का है। तो ऐसे एक समग्र जीपीडीपी हमने बनाया है। अभी तक लगभग 2,19,000 जीपीडीपी हमारे यहाँ सबमिट पंचायतों ने कर दिए हैं और पंचायतें बहुत अच्छी से इस समय काम कर रही हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी हमारे पास सबमिट हो रहा है, हम समय पर उनको पैसा भी दे रहे हैं। जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार 2 फैसले देश में हुए थे। एक तो वर्ल्ड क्लास हाईवे का निर्माण, तो वो NHAI ने किया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। हाँ, और दूसरा जो है हर गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ना। तो उस समय जो नेटवर्क तैयार किया गया था उसमें 1,78,000 बसाहटें ये जोड़ने का उद्देश्य था और लक्ष्य था। उसमें से 97% बसाहटें आज हम जोड़ चुके हैं। जो बची हैं वो कहीं भूमि विवाद है या कोई दुर्गम स्थान है या वहाँ मौसम की अनुकूलता नहीं है या डेंस फॉरेस्ट में है, ऐसा कुछ विषय है। प्रधानमंत्री सेकंड फेज़ में भी आधे से अधिक काम हो गया है और अब इस बजट में अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा फेज़ हम शुरू करेंगे। इसमें लगभग 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 1,25,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। ये सड़कें गांव की तहसील, गांव का महाविद्यालय, गांव का अस्पताल, उससे लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत धन्यवाद भाई। ये थे देश के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने बड़ी साफगोई के साथ अपने महकमों की बात रखी और भविष्य की योजनाओं से हमको रूबरू कराया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।